हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं टीकाराम और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का मिड लाइन आकलन 2021-22 की तैयारी के लिए। मैं मिड लाइन 2019-20 का पेपर लेकर के आया हूं, क्योंकि मिड लाइन 2021-22 का पेपर अभी छत्तीसगढ़ में हुआ ही नहीं है, तो आप लोगों के लिए कौन लेकर के आ सकता है। तो चलिए, इस तैयारी के लिए जो है मैं आप लोगों के लिए 19-20 का पेपर लेकर आया हूँ। तो इस पेपर में समाज विज्ञान के कक्षा 8वीं के पेपर में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और गारंटी है उसमें कुछ न कुछ आप लोगों को प्रॉफिट होगा ही। यह चित्र निम्नलिखित को दर्शाता है। ये किसको दर्शाएगा? संरक्षण प्रक्रिया को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है, उपनिवेशी शासक के दौरान भारतीय हथकंडा उपयोग के पतन के कारण क्या थे? तो भैया, इसके पतन के कारण थे भारतीय उच्च वर्ग द्वारा पश्चिमी जीवन शैली का अपनाना, इसका पतन का कारण था। तीसरा है, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति द्वारा संसद के किस सदन के लिए मनोनीत किया गया था? तो इसको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। चौथा क्वेश्चन, सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? सुनहरा रेशा का मतलब है पटसन। पांचवा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्राचीन भारत के किस कुरीति का अंत करता है? तो ये जो है कन्यावध का अंत करता है। यदि आपके शरीर को कोई आपत्तिजनक तरीके से छूता है तो आप क्या करेंगे? यदि हमारे शरीर को आपत्तिजनक तरीके से छूता है तो हम पूरी ताकत से उसे धक्का देंगे, ताकि वहाँ से भाग सकें, और इसकी शिकायत अपने माता पिता और गुरु से करेंगे, और हेल्प चाइल्ड नंबर 1098 पर कॉल करेंगे, ताकि हमें सहायता तुरंत मिल सके। भैया, ये जो है बच्चियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चित्र में दिखाए गए मुद्रा विन्यास को नामांकित कीजिए। तो पहला, इसमें जो ए दिया गया है ऊपर का, ये ह्यूमस और ऊपरी मृदा है। बी जो है उसके नीचे का बालू गाद और उपमृदा है। और सी अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है। और डी जो है सबसे नीचे में रहने वाला जनक चट्टान है। उपनिवेशवाद के किन्हीं दो परिणाम लिखिए। तो इसके परिणाम थे, अधिकाधिक उपनिवेशकों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे। दूसरा, अपने अधीनस्थ उपनिवेश पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने वहाँ की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा। नवा क्वेश्चन था, FIR क्या है? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अर्थात प्रारंभिक सूचना है। जब कोई अपराध करता है तो उसे थाने में जाकर FIR दर्ज करना पड़ता है। FIR में अपराध का विवरण, अपराधी का नाम, स्थान, अपराध का समय और गवाह का नाम लिखे जाते हैं। मिलेट फसलें किसे कहते हैं? इन फसलों के नाम लिखिए। तो ये मोटे अनाज के रूप में भी पाए जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल जिसे कम वर्षा तथा उच्च से मध्यम तापमान अर्थात पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी फसल हैं। ये चीन, नाइजीरिया में भी पाए जाते हैं। 11 प्रश्न था, कारखानों की स्थापना से समाज में क्या बदलाव हुआ? अपने शब्दों में लिखना है। कारखानों की स्थापना से समाज में बहुत बदलाव हुए, जैसे कि व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाले संस्था में वृद्धि हुई, जिससे पूंजीपति और मध्यम वर्ग के अलावा तीसरे और बहुसंख्यक श्रमिक वर्गों को जन्म दिया। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक समाज व्यवस्था में की रीढ़ की हड्डी बन गई। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि ये किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। कोई 3 बताना है इसमें। ये चित्र देख लीजिए और बताना है इस चित्र में से। पहला, इसमें समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और छठवां संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो इसके उदाहरण है, जैसे समानता का अधिकार के उदाहरण, हमें सभी जगह समान रूप से रहना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे छत्तीसगढ़ में अधिकांश व्यक्ति काम की काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, और इस प्रकार के दूसरे राज्य के व्यक्ति छत्तीसगढ़ में भी निवास करते हैं। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के उदाहरण है, हमें किसी प्रकार के बाल हत्या नहीं करना चाहिए।
इस तरह से हम उसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। 13 है ये, भूमि के उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत। ये जो है फसल दिखाया गया है, फसल भूमि, चारागाह, वन और अन्य उपयोग दिया गया है। ऊपर दी गई सारणी का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस देश में फसल भूमि क्षेत्र में सबसे कम है? तो देखिए भैया, किस देश में फसल की भूमि सबसे कम है? ये कनाडा में जो है 5% फसल की भूमि है। भारत में कौन सा क्षेत्र है जहां भूमि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? इसमें जो है 57% भूमि का उपयोग ज़्यादा किया गया है भारत में फसल भूमि का। ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां वनों का क्षेत्र 33% से अधिक है? तो वनों का क्षेत्र जो है देखिए 33% से किस में अधिक है? पहला कनाडा में है वनों का क्षेत्र, ये कनाडा में है, ब्राज़ील में है, और कनाडा और ब्राज़ील में वनों का क्षेत्र जो है ज़्यादा है। विद्युत जल से होने वाली लाभ व हानि लिखिए। तो विद्युत जल से यदि होने वाली लाभ की बात करें तो ये इसमें प्रदूषण मुक्त होता है और ये सस्ता भी होता है, और सिंचाई और मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन को बढ़ावा देता है। और इसकी हानि की बात हम करें तो पहला, स्थानीय समुदाय का विस्थापन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जल भराव होता है, उसमें स्थानीय जो समुदाय है उनको वहाँ से स्थानांतरित करना पड़ता है। दूसरा, निम्न क्षेत्रों का जल भराव। तीसरा, स्थापित करने में खर्चीला है। प्रश्न, राष्ट्रपति की किन्हीं 3 शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति की 3 शक्तियां निम्नलिखित है। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। दूसरा, राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है। तीसरा, राष्ट्रपति दूसरे राज्यों से युद्ध की घोषणा, संधियां और समझौता करता है। 15 प्रश्न था, भारतीय समाज में पुनर्विवाह के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? तो ये बंगाल में ईश्वरचंद विद्यासागर नामक समाज सुधारक ने विधवा विवाह को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। रामकृष्ण गोपाल ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का विवाह करवाया था। महाराष्ट्र में पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं सेवक एक विधवा से विवाह किया। महादेव गोविंद रणाले ने समर्थन किया। वीरेश सिंघम ने भी समर्थन किया। फलतः 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया। 16 नंबर का प्रश्न था, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। नीचे दी गई तालिका का अवलोकन करते हुए बताइए कि किन किन क्षेत्रों में पानी की खपत सबसे अधिक होती है। पानी की खपत को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें जो है पानी की खपत जो है सबसे अधिक ही शौचालय में 40% हो रहा है, वस्त्र धोने में 35% हो रहा है, और बागवानी में 25% कम ज़्यादा हो रहा है। यदि इसकी खपत को हम कम करना चाहें तो इसको जो है हमें कम करना पड़ेगा। अथवा में दिया था, ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिख कर उनसे होने वाले लाभ और हानि को लिखिए। तो ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोतों के नाम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और वायु ऊर्जा है। पवन ऊर्जा में देखें तो असामान्य प्रदूषण मुक्त, ध्वनि खर्चीला, पक्षियों के लिए ध्वनि होता है। लाभ, सौर ऊर्जा में प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त ध्वनि महंगा और ऊर्जा बर्बादी होती है इसमें। ज्वारीय ऊर्जा में प्रदूषण मुक्त होता है, असामान्य ध्वनि होती है और दोहन में कठिनाई होती है। परमाणु ऊर्जा में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है और ध्वनि खर्चीला होता है। और बायोगैस में लाभ कम लागत में होता है, उपयोग ध्वनि हरितगृह प्रभाव होता है। इस तरह से जो है ये इसके लाभ हैं। और लास्ट प्रश्न है, दिए गए समाज सुधारकों को पहचान कर उनके किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख करना है। ये जो चित्र है पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज के विभिन्न धर्म ग्रंथों के बंगाल में अनुवाद किया और सन 1975 में आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने बाल विवाह, कन्यावध पर रोक किया। दूसरा ही केशव चंद्र सेन ने बताया कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष में ही विवाह करवाना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने पुणे में स्कूल खोला और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। राजाराम मोहन राय ने सन 1898 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया और सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस तरह से जो ये
17 क्वेश्चन दिए गए थे और इस साल की क्वेश्चन में भी 17 क्वेश्चन ही आएंगे। और इस तरह से आप लोगों को ये मिड लाइन आकलन की तैयारी के लिए मैंने 2019-20 का मिड लाइन के पेपर आप लोगों के समक्ष रखा। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा और आप लोगों के लिए जो बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।